वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हम लोग देखेंगे एक सिस्टम रेस्ट की हालत में हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मोशन की हालत में हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी किस तरह से होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी रीडिंग करवाऊँगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम इस तरह का है कि हमने एक बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर हमने गैस को फिल करवा के और फिर बीकर को बंद कर दिया हुआ बिल्कुल। ठीक है, अब ये बीकर खुद नहीं मोशन कर रहा है। ठीक है, ये खुद रेस्ट की हालत में है। ये एक आपके पास सिस्टम है और सिस्टम के बाहर वाली जो आपके पास सतह है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सराउंडिंग के लिहाज से ये जो बीकर है ये खुद मोशन नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, उनकी जो मोशन की वजह से इनके गैस पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इसकी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं मोशन करेंगे, मोशन की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और इनकी पोजीशन की वजह से जो इनके अंदर एनर्जी होगी वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आपके पास जो है इस सिस्टम की इंटरनल या अंदरूनी एनर्जी कौन कौन सी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी बराबर आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये आपके पास इस सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि आपका बीकर मोशन नहीं कर रहा है तो एनर्जी सिर्फ अंदर जो आपके पास गैस है उसकी होगी। इसके मुकाबले में अगर हम लोग लेते हैं कि हमारे पास ये जो बीकर है हमारा, ये भी मोशन कर रहा है। ज़ाहिर पार्टिकल्स ने तो अंदर मोशन करनी ही करनी है, लेकिन ये बीकर को भी हम लोग मूव करवा रहे हैं। तो फिर इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? सबसे पहली बात, इसकी टोटल एनर्जी में क्या आएगा? अगर गैस पार्टिकल्स लेते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, प्लस आपके पास इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। अब पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो सिस्टम की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मिल के तीनों चीज़ें जो हैं फिर आपके पास टोटल एनर्जी यहाँ से बनेगी। ठीक है, यहाँ आपके पास सिस्टम मूव नहीं था कर रहा, सिर्फ गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यही टोटल आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी जो थी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर थी। लेकिन यहाँ जो टोटल एनर्जी है उसमें काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी तीन वैल्यूज प्लस होंगी, तो फिर आपके पास टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी रेस्ट की हालत में इसको थोड़ा सा जो है अगर डीपली डिस्कस करें तो आपके पास जो है बीकर मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है इनकी मोशन जारी हो रही है। कभी ये कहीं जा रहे हैं, कभी ये कहीं जा रहे हैं, तो मतलब इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी में मैंने आपको समझा दिया कि इस सिस्टम के पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की तीन टाइप्स आपके पास होती हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल आपके पास किस तरह से ले सकते हो कि लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है और ये मोशन करता करता भाई स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे इस तरह की मोशन जो होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो ये इस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल में आपने क्या लेना है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है तो वो क्या कर रहा है, कभी इस तरफ को मोशन, कभी इस तरफ को मोशन, तो ये घूमे जा रहा है, मतलब ये इसकी रोटेशन जो है वो आपके पास, मतलब ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हो तो आपको पता है टेम्परेचर हाई पे मॉलिक्यूल जो है अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वाइब्रेशन करते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर इस पार्टिकल के पास जो है वो कौन सी मोशन होनी है, कौन सी एनर्जी होनी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी के केस में हम सिर्फ बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल में, मतलब कि पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके पार्टिकल्स इसमें मोशन करेंगे। हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लेंगे। उसकी रीज़न भी नेक्स्ट आपको पता चल जाएगी, क्योंकि हमने रियल केस से, ये मैं आपको रियल केस करवा रही हूँ, हमने आइडियल केस की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लोगे। अब पोटेंशियल एनर्जी दूसरी आपके पास आ गई। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कैसे होगी, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ये, यहाँ से हमने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल ये वाला है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जाहिर है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन आपके पास होगी। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो मतलब इनमें अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है, या अपनी पोजीशंस पे पड़े हुए भी इनमें कोई ना कोई एनर्जी है जिस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तो
ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो इनके अंदर एनर्जी होगी पोजीशन पे पड़े हुए, तो वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये किस केस में है? जब आपका बीकर जो है वो रेस्ट की हालत में है। रेस्ट की हालत में मॉलिक्यूल्स की सिर्फ इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है। ठीक है, ये मैंने रियल केस में बातें समझा दी। अब हमने पहले लेक्चर में आइडियल केस की कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी, अब हम आइडियल केस की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो आइडियल केस में अगर रेस्ट की हालत में, ठीक है, एट रेस्ट, आइडियल केस में मैंने आपको सबसे पहले जो है हमने एक बात की थी कि आपके पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, पॉइंट नंबर आपके पास है थर्ड वाला कि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि पार्टिकल्स ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो आपको समझ आ गई होगी वैसे। ठीक है, तो रेस्ट की हालत में हम सबसे पहले कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है ना तो वो अट्रैक्शन की, आइडियल केस की बात हो रही है, ऊपर रियल केस था, ना वो अट्रैक्ट करेंगे ना वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अपनी पोजीशन जिस पे पड़े हुए हैं, ना इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है ना इन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्शन लगानी है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली फोर्स मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी में समझा रही थी, तो इसका मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है रेस्ट की हालत में आइडियल केस में क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसमें अगर इक्वेशन में पुट करते हैं, इंटरनल एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप जीरो जब पुट कर दोगे तो आपके पास ये जीरो हो गया, और आपके पास इंटरनल एनर्जी को मैंने आई ई के साथ जाहिर किया हुआ, ये बराबर आ जाएगी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जाहिर है कि काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की थोड़ी हम लोग लेंगे, हम लोग एवरेज निकालेंगे जितने आपके पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यही जो ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसको हम लोग जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखें कि आपके पास जो है इंटरनल एनर्जी बराबर आ गई आपके पास टेम्परेचर के, ये एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं, तो मतलब इनका आपस में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास। ठीक है, तो अगर इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ा दो तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगी, या टेम्परेचर बढ़ा दो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी आप किस किस तरीके से बढ़ा सकते हो? सबसे पहला आपके पास है हीटिंग मेथड। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है और यहाँ पार्टिकल्स हमारे जो है रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नीचे से जो है वो हीट देनी है। जब हीट दोगे तो हीट मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्ब करेंगे, जब मॉलिक्यूल हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो मतलब कि हीट ऑब्जॉर्ब करने की वजह से उनमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी की वजह से वो स्पीडली जो है मूव करेंगे, उनकी विलासिटी बढ़ जाएगी। विलासिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आप अगर विलासिटी बढ़ गई तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप दूध बॉईल कर रहे हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दूध के जो है पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे पड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स की हीट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे हम लोग ये हीट दे रहे हैं, जब हीट बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो फिर आप एक टाइम देखेंगे दूध के पार्टिकल्स स्पीडली मोशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर देगची के ऊपर ढक्कन हो तो ढक्कन भी आपका थोड़ा हिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से विलासिटी बढ़ी, विलासिटी की वजह से जो है मतलब टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास पार्टिकल्स की मोशन जो है वो तेज़ हो गई है। तो आप किसी भी चीज़ को हीट करके ना तो उसकी हीट करोगे तो ज़ाहिर पार्टिकल्स की मोशन तेज़ होगी, मोशन तेज़ होने की वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। फिर कंप्रेस भी कर सकते हो। लेट्स सपोज के हमने गैस को ना इतने बड़े बीकर में जो है फिल किया हुआ था, अब गैस के 5-6 पार्टिकल से काफ़ी ज़्यादा हम लोग गैस लेते हैं आइडियल केस में, थोड़े से पार्टिकल से कुछ नहीं बनता है। ठीक है, आपने ना इस पर किसी तरह से फोर्स लगा के, तो जाहिर है पहले इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, अब आपने फोर्स लगाते लगाते ये ढक्कन जो है इसका यहाँ तक आ गया हुआ है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि एक स्पीडली एक दूसरे के साथ ये टकराएंगे। तो जब आप कंप्रेस किसी चीज़ को करते हो तो पार्टिकल्स की जो है अपनी पोजीशन से जो है वाइब्रेशन जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, स्पीडली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब यहाँ भी आप विलासिटी बढ़ा रहे हो, विलासिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब सिस्टम के हर पार्टिकल स्पीडली मूव कर रहा है, तो उसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्रेस करके भी कर सकते हो। फिर डिफॉर्मेशन करोगे तो फिर भी हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जहाँ होगी वहाँ फिर आपके पास वही सारी बातें चलेंगी। तो आप लेट्स सपोज किसी चीज़ को तोड़ते हो,
कोई स्टील की ले लो, कोई लोहे की चीज़ ले लो, जब आप तोड़ते हो तो जिस हिस्से से वो चीज़ टूटती है वहाँ आप हाथ लगा के देखो, वहाँ हीट प्रोड्यूस हो गई होती है। तो हीट वहाँ आप आपने जब करवा ली तो बाई हीटिंग से आपके पास क्या होता है, मैंने पहले पॉइंट में समझा दी, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उससे टेम्परेचर आपके पास बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास चीज़ें थी। अब हम रीडिंग करेंगे, अगर कोई पॉइंट रह जाएगा तो फिर हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कहते हैं दी सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है। तो मैंने बताया था जब सिस्टम आपका रेस्ट में होगा तो अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होनी है ना। तो यही कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस आप पोटेंशियल एनर्जी काट लो, इन दोनों को जमा करो तो आपकी सिस्टम की इंटरनल या अंदरूनी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यही लिख रहा है कि सम मतलब जमा करके ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इट्स इन इंटरनल एनर्जी। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके जो आपके पास आंसर आता है उस टर्म को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर था थर्मोडाइनमिक्स। कहते हैं इन द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, रियल गैस को आइडियल गैस में चेंज करते हैं और फिर हम जो है वर्क करवाते हैं। तो कहते हैं कि यूजुअली आइडियल गैस इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस। आइडियल गैस को हम वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर मियर मैस पॉइंट्स। मैंने आपको समझाया था जिसमें उसने कहा था कि निग्लिजिबल वॉल्यूम आपके पास, ये मेरे ख्याल में बनता है हमारे पास दूसरे वाला। इसमें मैंने आपको समझाया था कि पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स का नहीं, हमने एक मॉलिक्यूल का अगर वॉल्यूम जो है ना होने के बराबर है, तो अगर उसका वॉल्यूम ना होने के बराबर है तो मैंने डेंसिटी वाले फार्मूले से पढ़ाया था कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो अगर वॉल्यूम इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो मैंने कहा था आप डेंसिटी वाली साइड पे ले जाए, तो वी रो इज इक्वल टू एम। और अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का कम है तो इसका मतलब वी के सामने एम लिखा हुआ तो उसका मैस भी ना होने के बराबर होता है, इसलिए इसके मैस को हम पॉइंट मैस कहते हैं। ठीक है, तो कहता है आर मेयरली मैस पॉइंट, बिल्कुल थोड़ा सा मैस होता है, विच एक्सर्ट नो फोर्स। अब बिल्कुल आपके पास हल्का सा मास है तो वो क्या फोर्स लगा सकेगा। ठीक है, जितना बड़ा मैस होता है उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास बढ़ती है। ठीक है, आपने ये पढ़ा था ना 5 चैप्टर में 9th में, एफ इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ओवर आर स्केयर। तो मैस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आपके पास लगती है। कहते हैं दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर मियर मैस पॉइंट्स। ये जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट मैसेज हैं। विच एक्सर्ट नो फोर्स, जो कि कोई फोर्स नहीं लगाते। ये हमने इसका पॉइंट भी लैदा पढ़ा था ना, अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की, कोई एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, सिवाय तब लगाते हैं ये फोर्स जब एक दूसरे के साथ टकरा जाए या दीवारों के साथ टकरा जाए। तो कहता है सो दी इंटरनल एनर्जी of an ideal gas system is generally the translational kinetic energy of its molecules। अब जब टकरा नहीं रही, इनकी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है, तो मैंने ये आपको समझाया था कि इनमें जो है सिर्फ ट्रांसलेटरी वो आपके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि आपके पास जो है ये वाले केस में जब आइडियल केस की बात की थी तो मैंने रेस्ट की हालत में इनके दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, इस वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई हैं। तो कहते हैं सिर्फ इनके अंदर कौन सी होती है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। कहते हैं सिंस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम के टेम्परेचर की डेफिनेशन एक ये भी है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स, टेम्परेचर जो बराबर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो मैंने देखे एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के बराबर ही रखा था। तो कहते हैं इस डिफाइंड एज, कहते हैं टेम्परेचर को डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। 10 फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। ये बात मैंने आपको समझा दी हुई थी। उसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, मतलब के बी इंटू टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर, और बाकी ये वाली चीज़ वैसी की वैसी उसने लिखी हुई है। तो साथ ही बता रहा है कि के बी जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जब हमने बात कर दी कि हमारे पास जो है यहाँ हमने बात की थी कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो कहते हैं देयरफॉर द राइज इन टेम्परेचर, जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका मतलब इंटरनल एनर्जी आप एक तरह की बढ़ा रहे हो। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स तेज स्पीड के साथ जो है मोशन करेंगे। तो कहते हैं देयरफॉर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो है आप जब क्या करते हो
टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कहते हैं इंक्रीज इन दी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स, उससे उनकी इंटरनल एनर्जी जो है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स की मोशन तेज होगी, मोशन तेज होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आती है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दिस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कहता है जो इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज आ रहा है कैन अकर, इसकी वजह से क्यों पैदा हो रहा है? ड्यू टू दी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, जो मालिक्यूल्स आपने नीचे से हीट थी, मालिक्यूल्स ने हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, विच राइजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी मालिक्यूल्स ने ऑब्जॉर्ब की, जज़ब की, वो तेज़ी से मोशन की, तेज़ी से मोशन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ गई एंड दस इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इस वजह से आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और अहम चीज़ यहाँ वो आपको बता रहा है साइड इन्फॉर्मेशन में कि इंटरनल एनर्जी तो हमने पढ़ ली है, आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से टॉपिक जो है अहम है। इंटरनल एनर्जी आपके पास स्टेट फंक्शन होता है, जो स्टेट फंक्शन ऐसा होता है जो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे हमने इसी बुक का मेरे ख्याल में 4 वाला या 5 वाले चैप्टर में हमने किया था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने देखा था कि वर्क डन जो होता है वो आपके पास है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होता है, कि आप जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं, बस आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है अहमियत का मिल होता है। तो वो एक स्टेट फंक्शन आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी भी आपके पास स्टेट फंक्शन है, मतलब ये आपके पास पाथ पे नहीं डिपेंड करे। लेट्स सपोज का हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और आप इस रास्ते से गुजरते गुजरते यहाँ तक गए, या आप इस रास्ते से गुजर के यहाँ तक गए, तो आपके पास ये पाथ जो है ये इस पे नहीं डिपेंड करता है। यहाँ आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर और आपके पास वॉल्यूम जो है इस पॉइंट पे TA, VA, PA इस तरह ले लेते हैं, और इस पॉइंट पे PB, TB और VB। ठीक है, ये आपके पास B वाला पॉइंट है और ये आपके पास A वाला पॉइंट है। तो ये आपके पास पाथ पे नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है स्टेट पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ हालतों पे कि आपके पास चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसका इनिशियल और फाइनल वाला पॉइंट जो है वो अहम होता है। तो यही चीज़ लिखा है, कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है, ये शॉर्ट के लिहाज से अहम है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये रास्ते पे फॉलो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये इनिशियल और जो फाइनल स्टेट होती है उस पर डिपेंड करता है। अब कहते हैं दस इंटरनल एनर्जी इज सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या, आप इस पॉइंट पे ले गए हो, इतनी हाइट पे जब एक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो ज़मीन उस पर ग्रेविटेशनल इस पॉइंट पे आप ले गए हो, ठीक है, इस पॉइंट पे इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी और ज़मीन जो है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो इस हाइट पे उसके अंदर जो होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो लाइक द पोटेंशियल एनर्जी की तरह इट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपके पास जो चेंज आएगा, यहाँ जो चेंज आएगा वो आप कहोगे कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया एंड नॉट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज है, ना कि उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज है। कहता है विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पास अहम है। तो यहाँ आपने डेफिनेशन जो 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सही से इसको कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।